बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि पालमपुर में किसानों के बीच में जो भूमि का वितरण है वो किस तरीके से है और कैसे कैसे भूमि का आकार धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। और उसका एग्जाम्पल हमने गोविंद के परिवार से लिया कि गोविंद के परिवार में जो भूखंड था खेती करने का, तो गोविंद के 3 बच्चे थे। गोविंद की मृत्यु हो जाने के बाद में किस तरीके से जमीन का बंटवारा होने से तीनों के बीच में जमीन बंट जाती है, यानी जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है। तो पिछले वीडियो में इस प्रकार हमने जमीन से जुड़ी हर स्तर को देखा। अब आगे हम देखेंगे कि जो ये प्रोडक्शन का काम, खेती का काम किया जा रहा है, इसमें लेबर की भी ज़रूरत होती है। लेबर कौन उपलब्ध कराता है? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में उत्पादन के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ना होता है। अब सवाल ये है कि लेबर कहाँ से आएंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि लेबर कौन होते हैं। लेबर का तात्पर्य होता है, हर उस व्यक्ति से होता है जो कुछ न कुछ काम कर रहा है। तो पालमपुर में जो छोटे किसान हैं या भूमिहीन किसान हैं, ये तो पहले हम चर्चा करेंगे मझोले किसानों के विषय में, छोटे किसानों के विषय में। तो छोटे किसान वो होते हैं जो खेत में अपने परिवार के सभी मेंबर्स के साथ मिल करके काम कर लेते हैं, यानी मजदूर की पूर्ति वो स्वयं कर लेते हैं। उनको अपने खेत में मजदूर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बड़े और मध्यम किसान हैं, उनको लेबर की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने खेतों में काम करने के लिए ऐसे मजदूरों को काम पर रख लेते हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं, यानी जो भूमिहीन श्रमिक होते हैं वो इनके खेतों में काम करते हैं। और आपको हमने बताया था कि गोविंद के परिवार में जब बंटवारा हो जाता है, गोविंद के बच्चों के बीच में जब बंटवारा हो जाता है, तो एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता है, क्योंकि ज़मीनें कम हो जाती हैं, तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो ये लोग भी दूसरे के यहाँ काम करने के लिए जाते हैं। यानी छोटे किसान जो होते हैं वो, और ऐसे भूमिहीन श्रमिक होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, वो लोग उन लोगों से ये मजदूरी का काम करवाते हैं, यानी बड़े किसान और मझोले किसान जो होते हैं मध्यम वर्ग के। लेकिन अब समस्या ये होती है कि जैसे खेती में पूरे वर्ष तो काम होता नहीं है, तो इन लोगों को पूरे वर्ष काम भी नहीं मिल पाता है। यानी खेती का जब सीजन होता है तब इनको काम मिलता है, सीजन खत्म हो जाता है तो काम से इनको हटा दिया जाता है। कुछ ऐसे मजदूर होते हैं जो बड़े किसानों के यहाँ काम करते हैं, उनको परमानेंट भी, यानी पूरे वर्ष के लिए रखा जाता है। तो मतलब बड़े किसान जो होते हैं इनको काम के समय ही अपने खेतों में काम देते हैं। लेकिन अब यहाँ से प्रॉब्लम और उत्पन्न होती है कि जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में भी विकसित होता चला गया, यानी आधुनिक कृषि यंत्र आ गए, जैसे जुताई की मशीनें आ गई, निराई गुड़ाई, और उसमें बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए कि अब निराई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हार्वेस्टर आ गए, गेहूं के दवाई के समय मजदूरों को लगभग 1-1.5 महीने काम मिल जाता था। मशीनों के आ जाने से मशीनों के आ जाने से अब वो जो ज़्यादा समय तक दवाई का काम चलता था कुछ ही समय में होने लगा। यानी कहने का मतलब धीरे धीरे इन लेबरों का रोजगार भी छिनने लगता है, यानी कम हो जाता है। और रिजल्ट ये होता है कि इनको काम के लिए फिर बाकी के समय में इधर उधर भटकना पड़ता है।
अब आते हैं मजदूरी पर। तो ऐसे श्रमिकों को मजदूरी भी बहुत कम दिया जाता है। हालांकि आप लोगों को पता है कि सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी एक दिन का निर्धारित किया गया है वो 300 रुपया है, लेकिन इन लोगों को अधिकतम 160 रुपया ही दिया जाता है। आप इसका एग्जाम्पल आप लोग वर्तमान समय में भी अपने आसपास में देख सकते हैं। तो बाकी का जो खाली का समय होता है, इनको उस समय में रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था और काम के लिए महिलाओं को ईंट भट्ठे पर भी काम करने के लिए जाना पड़ता था। यानी बाकी का समय जो होता था खाली समय, वो रोजगार पाने के लिए जो बगल में ईंट के भट्ठे थे वहाँ पर महिलाएं काम करने के लिए चली जाती हैं। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में ये जाना कि खेती के लिए श्रमिक कहाँ से आते हैं, यानी मजदूरों की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, और मजदूरों की आपूर्ति जो भूमिहीन श्रमिक होते हैं या छोटे किसान होते हैं, इनसे मजदूरों की आपूर्ति की जाती है। आगे हम देखेंगे कि ये जो किसान होते हैं ये अपने लिए पूंजी की व्यवस्था खेती में कहाँ से करते हैं, क्योंकि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तो जैसे कृषि यंत्रों के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों और सीड्स के लिए भी पूंजी की जरूरत होती है। बुक में आपको एग्जाम्पल कॉलम के अनुसार दिया गया है। आपको हम बताते हैं कि जैसे बड़े स्तर के जो किसान हैं, बड़े किसान हैं जिनके पास ज़्यादा मात्रा में ज़मीनें हैं, और मझोले मध्यम आकार के जो किसान हैं, ये लोग अपने पिछले वर्ष की बचत से उस अनाज को बेच करके पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। यानी मान लीजिए जो बड़े किसी किसान के पास एक वर्ष में, मान लीजिए गेहूं का एग्जाम्पल देते हैं, गेहूं 10 कुंटल की पैदावार हुआ, तो और उनको परिवार में पूरे वर्ष में जो गेहूं लग रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 कुंटल लग रहा है, तो बाकी शेष जो 6 कुंटल गेहूं बचता है उसको वो बाजार में बेच देते हैं और अगले वर्ष के लिए पूंजी जमा कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ समस्या आती है छोटे किसानों के पास, जिनके पास छोटे छोटे भूखंड हैं, तो इनके खेतों में जो अनाज का उत्पादन होता है वो ज़रूरत के अनुसार ही होता है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग पूंजी के लिए जमींदारों यानी बड़े किसानों से कर्जा लेते हैं। जब चाहे वो बड़े किसान हो चाहे व्यापारी हो, व्यापारी भी कर्जा देने के लिए जाते थे, लेकिन ये दोनों लोग जो कर्जा देते हैं उसके लिए एक शर्त रखी जाती है कि एक फिक्स मजदूरी पर इनको जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, बड़े किसानों से अगर जमींदारों से पैसा लेते हैं तो वो शर्त रखवा लेते थे कि हमारे खेतों में जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तुमको काम करने के लिए आना पड़ेगा। और अगर व्यापारी से कर्जा लेते थे तो व्यापारी ये एग्रीमेंट करवा लेता था कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा अनाज का वो तुमको हमारे ही हाथों बेचना है, किसी दूसरे के पास बेचने के लिए नहीं जाना है। तो इस तरह से छोटे किसानों का स्तर वैसे भी मतलब कमज़ोर होता चला जाता था, क्योंकि व्यापारी जब अनाज खरीदते थे तो उसका रेट बहुत कम लगाते थे, और अगर बड़े जमींदार से कर्जा ले लेते थे तो इनको मजदूरी बहुत कम दिया जाता था, और जो पूंजी इनके लिए ये लोग उपलब्ध कराते थे उसका इंटरेस्ट भी, ब्याज भी बहुत ज़्यादा होता था। तो इस तरीके से जो बड़ा वर्ग था, बड़े किसान थे, वो धीरे धीरे बड़े होते यानी अमीर होते जा रहे थे, और छोटे किसानों की स्थिति बिल्कुल धीरे धीरे खराब होती चली जा रही थी। तो इसका एग्जाम्पल हम बुक में है सविता की कहानी से देखेंगे कि सविता एक छोटी किसान है, मतलब उसके पास एक छोटा भूखंड है ज़मीन का खेती करने के लिए,
और उस मतलब 1 हेक्टेयर ज़मीन थी केवल उसके पास, और उस पर वो गेहूं की फसल पैदा करने की योजना बनाती है। लेकिन अब गेहूं का फसल उगाने के लिए सबसे पहले जुताई की ज़रूरत पड़ेगी खेत की, उसके बाद बीज की ज़रूरत पड़ेगी, रासायनिक उर्वरक के साथ साथ कीटनाशक दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, और तो इन सब के लिए नगद पैसे की ज़रूरत थी। और जो टोटल खर्चा रहा था इन सब चीज़ों के लिए वो था 3,000, लेकिन उसके पास ये पैसा नहीं था। तो गांव का ही एक बड़ा किसान था तेजपाल से वो 3,000 रुपया कर्जा लेती है, और तेजपाल 3,000 रुपया सविता को जो कर्जा देता है उसका इंटरेस्ट लगाता है 24%, यानी 24%। ये 4 महीने के लिए तेजपाल के द्वारा उसको कर्जा दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ब्याज दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही साथ सविता को यह वचन भी देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक मजदूर के रूप में 100 रुपये पर डे पर काम करना पड़ेगा। यानी भूमिहीन श्रमिक जो कर्जा नहीं लेते थे उनको 160 रुपया मिलता था, और चूंकि सविता के द्वारा कर्जा ले लिया गया था तो कर्जे के एवज में 100 रुपया ही उसको मजदूरी पर काम करने के लिए एग्रीमेंट करना पड़ा। तो इस तरीके से एक बड़ा किसान तेजपाल को अपनी पूरी भूमि से 350 कुंटल एक्स्ट्रा गेहूं, क्योंकि लेबर उसको बहुत कम कीमत पर प्रोवाइड हो जाते हैं, पूंजी उसके पास पिछले वर्ष के अनाज की बचत से था ही, तो और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन उसके खेत से होता है, और उसको वो रायगंज के बाजार में बेच करके अच्छा बेनिफिट भी प्राप्त करता है। तो यानी इस तरह से आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े लोग और ज़्यादा पैसे वाले होते जा रहे थे, और जो छोटे लोग थे वो धीरे धीरे और कमज़ोर होते या गरीब होते चले जा रहे थे। अब हम देखेंगे आगे कि पालमपुर में कृषि के साथ साथ और अन्य आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हो रही थी, मतलब कि कृषि की खेती के अलावा और एक्स्ट्रा कौन से प्रोडक्शन पालमपुर में किए जा रहे थे। तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही चैप्टर के हमने आप लोगों को बताया था कि वहाँ गन्ने की भी खेती की जाती थी, और गन्ने की खेती करने की वजह से वहाँ गुड़ व्यवसाय डेवलप अवस्था में था। तो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं वहाँ विकसित थे, जैसे गन्ना की पेराई के लिए क्रेशर मशीन की व्यवस्था कर दिया गया था, और तो क्रेशर मशीन से गुड़ बनाया जाता था। और इसके अलावा क्रेशर मशीन के अलावा वहाँ एक और जो व्यवसाय डेवलप था वो था डेयरी, दूध का व्यवसाय। तो यानी पशुपालन भी पालमपुर के लोग करते थे, और बगल में ही एक डेयरी थी जहाँ पर वो ले जा करके जो दूध का प्रोडक्शन होता था उसको वो बेच दिया करते थे। तो इस तरह से पालमपुर में धीरे धीरे सड़कें और भी डेवलप हुई, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के साधन विकसित हो गए। अब ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम डेवलप हुआ, उसके पीछे कारण था कि जैसे कृषि के क्षेत्र में जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो उस अनाज को गांव से बाजार तक या शहर तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधन की ज़रूरत पड़ी, और इसी ज़रूरत की वजह से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम डेवलप हुआ। और जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो
बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई जाने लगी और फैक्ट्रियों के लगने के साथ ही एक और तंत्र डेवलप हुआ, वो था संचार तंत्र, यानी कंप्यूटर और टेलीफोन की सुविधा डेवलप हुई। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के हमने देखा इस चैप्टर में कि किस तरीके से पालमपुर में, जहाँ खेती ही सबसे मेन व्यवसाय था उत्पादन का, लेकिन जैसे जैसे कृषि के क्षेत्र में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, यानी कृषि के क्षेत्र में बदलाव हुए, तो सेम यानी उसी फिक्स जमीन पर किसान फसलों का उत्पादन ज़्यादा करने लगे। और यह पालमपुर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया कि भूमि एक स्थायी यानी फिक्स रिसोर्स होता है, संसाधन होता है, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। और इस दबाव से क्या समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी, ये भी आप लोगों को हमने बताया। तो इस तरह से ये चैप्टर लगभग यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बोल दे रहे हैं कि पालमपुर की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या थी। आपको ये लिखना है कि पालमपुर में जो लोग थे वो कौन कौन सी आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित थे, या मुख्य जो आर्थिक क्रिया थी उनकी वो क्या थी। सेकंड है हरित क्रांति क्या है। थर्ड है पालमपुर में कृषि के अलावा और कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, यानी खेती के अलावा पालमपुर के लोग और किन किन व्यवसाय से जुड़े हुए थे। चौथा है पालमपुर में कृषि कार्य के लिए श्रमिक कौन उपलब्ध कराता है, यानी पालमपुर में जो कृषि कार्य किया जा रहा है वहाँ मजदूर कैसे उपलब्ध हायर होते हैं। पांचवां है पालमपुर में भूमि किस प्रकार वितरित है। और छठवां है कृषि में रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से क्या हानि होती है या क्या हानि हो रही है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। आगे की चर्चा हम आपको फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।